सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमने 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी थी और आज है इसका थर्ड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, एनडीए फिजिक्स का पहला क्वेश्चन, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। तो जो लाइट ईयर हमारे पास है वो किसकी यूनिट है? बहुत ही हलवा क्वेश्चन। तो ये हमारे पास किसकी यूनिट होती है? वेरी लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। अगर बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस हो तो हम किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर में। टाइम इंटरवल ईयर्स, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये टाइम की यूनिट है क्योंकि लाइट और ईयर लिखा है। तो ये टाइम का तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है? वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। मास ऑफ एटम इसका तो होगा नहीं। अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड ऑन अर्थ इन अ ईयर, इससे भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये यही होता है शायद कि एक साल में कितनी लाइट आई अर्थ पे। तो ये भी नहीं होगा। ये किसके लिए होता है? वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन सेंट्रल मतलब पहले मतलब समझ लेते हैं इसका। नॉन सेंट्रल, नॉन सेंट्रल मतलब जो सेंटर की तरफ ना लगे, जो सेंटर की तरफ ना लगे उनको क्या बोल देंगे? नॉन सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, मतलब आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमने बैच में भी पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स होती है? एक सेंट्रल फोर्स। इसका मतलब ये सेंटर की तरफ लगती है। और ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स भी है, कंजर्वेटिव फोर्स। और हमें बताना यहाँ पर क्या है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? जिसके लिए एक कंप्लीट साइकिल में कंप्लीट साइकिल में वर्क डन जीरो आ जाए, ठीक है। जिस फोर्स के लिए एक कंप्लीट साइकिल में वर्क डन जीरो आ जाता है उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ होता था। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये भी कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। और हमारे पास जो मैकेनिकल फोर्स है ये भी कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। इन सब के लिए कंप्लीट साइकिल में वर्क डन जीरो होता है और ये होती है नॉन सेंट्रल फोर्स। सॉरी, ये फोर्सेस जितनी भी होंगी वो सारी होंगी सेंटर की तरफ। सारी फोर्सेस किसकी तरफ होंगी? सेंटर की तरफ। तो यहां से इसका आंसर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शन फोर्सेस क्यों होगा? देखो, जैसे एक मास है, मैंने एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी पीछे की तरफ। ऐसा तो नहीं होता ना कि सेंटर से खींचता है फ्रिक्शन, नहीं, बिल्कुल नीचे वाला जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, हमने फ्रिक्शन फोर्स भी पढ़ा था बैच में। तो बिल्कुल जहां पर कांटेक्ट होता है उस वाले पॉइंट पर क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स लगती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। कि कौन सी? नॉन कंजर्वेटिव, नॉन सेंट्रल, कौन सी होगी? फ्रिक्शन फोर्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। टू बॉडीज ऑफ मास m ईच आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? डायग्राम बना लेंगे। मास m है दोनों का, ईच मास m, और ये r डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर कितनी है? कैपिटल R, कैपिटल R। इसके बाद इन अनदर सिस्टम, एक दूसरा सिस्टम है, टू बॉडीज ऑफ मास 2m। अब बोल दिया एक दूसरा सिस्टम है जिसमें हमने मास कर दिया 2m और ये वाला मास भी 2m, ठीक है, कर दिया। इसके बाद ईच आर प्लेस्ड R2 डिस्टेंस अपार्ट। R2 यानी 2 इंटू आर, या फिर इसको 2r या R2 भी बोल सकते हैं, 2r बोल सकते हैं इसको, ठीक है, अपार्ट। If F is the gravitational force between the bodies in the first system, फर्स्ट सिस्टम में इन्होंने बोल दिया फोर्स कितनी लगेगी? F, फोर्स कितनी लगेगी? F। Then the gravitational force between the bodies in the second system will be, तो सेकेंड सिस्टम में जो फोर्स लगेगा उसको बोल देते हैं हम F डैश,
ठीक है, उसको एफ डैश बोल देते हैं। और रिलेशन निकालना है एफ के साथ, इस एफ डैश का रिलेशन निकालना है एफ के साथ, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा किसके साथ है, एफ के साथ मल्टीप्लाई होके आया है। इसका मतलब पहले एफ निकाल लेते हैं हम, है ना। एफ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर होता है। तो जी एम वन और एम टू का, एम का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पर कितना है ये कैपिटल आर स्क्वायर। अब जरा एफ डैश लिखे तो फिर से जी एम वन और एम टू की जगह क्या है, टू एम और टू एम है, तो टू एम का होल स्क्वायर बोल सकते हैं अपॉन में आर स्क्वायर, तो टू आर का होल स्क्वायर, एफ डैश इक्वल्स टू, सॉल्व कर लेते हैं, यह जाएगा 4 टू टू जार 4 जी एम स्क्वायर अपॉन में 2 टू जार 4 आर का स्क्वायर, 4 से 4 मर गया, क्या आया जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एफ डैश कितना आ गया जी एम स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो जरा ये एफ भी वही है, एफ डैश भी वही है, तो एफ डैश इक्वल्स टू कितना आ गया एफ डैश इक्वल्स टू कितना आ गया एफ, तो कौन सा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा अच्छे से। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन है, 5 नहीं 4th है, सॉरी। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ, ठीक है, वर्क 1 जूल कब बोलेंगे, 1 जूल वर्क कब बोलेंगे, तो सारे ऑप्शन पुट कर लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा भी होता है, पर यहाँ पर एफ इंटू एस ही ले लेते हैं, ज्यादातर एफ इंटू एस ही यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी एफ इंटू एस ही दिया है, एंगल दिया नहीं है, तो यहाँ पर एंगल रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद 4n मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाई 25 सेंटीमीटर, तो फोर्स हमारा है 4 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 25 सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.25 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, तो जूल। तो हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा गलत हो रहा है ना, 2 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 1 सेंटीमीटर बोला है, सॉरी 1 मीटर बोला है, तो ये तो 2 जूल हो गया दूसरा वाला। तीसरा वाला 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाई 1 सेंटीमीटर, तो 1 न्यूटन इंटू 0 सेंटीमीटर में दिया है तो 0.01 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 1 किया है तो 0.01 जूल, तो दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, सही आंसर है फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, a tennis ball is thrown in the vertically upward direction and the ball attained a maximum height of 20 meter. The ball was thrown approximately with an upward velocity of, ठीक है, एक बॉल है, इसको ऊपर की तरफ फेंका है और बॉल ने हाइट कितनी अचीव कर ली है, यहां तक बॉल पहुंच गई और हाइट कितनी अचीव कर ली है बॉल ने, कितना 20 मीटर। The ball was thrown approximately with an upward velocity of, तो हमें upward velocity जो ऊपर की तरफ फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके लिए, तो हमें यहाँ पर लगानी पड़ेंगी इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो यहाँ पर अगर हम v निकालें, तो अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, तो ऊपर पहुंचते टाइम मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है जैसे मैं इस मार्कर को फेंको तो ये यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, मैक्सिमम हाइट पर 0, और इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है और हमें h गिवन है, तो हमें क्या क्या पता है, s हमें पता है, v हमें पता है, u निकालना है, u हमें निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन लग जाएगी, एक मिनट, हमें एक्सेलरेशन पता है क्या, हमें एक्सेलरेशन पता है, हाँ एक्सेलरेशन पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पे, g, एक्सेलरेशन हो जाता है g, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, कौन सी इक्वेशन लग रही है, अब देखो a हमें पता है, u निकालना है, v पता है, s पता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है।
2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो ये हो जाएगा 2gs इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, मतलब यू निकालना है। और यहाँ पर देखो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, तो जी तो माइनस में आएगा, जी माइनस में आएगा, तो माइनस 2g, जी माइनस में आता है ना, नीचे के डायरेक्शन में लगता है हमेशा। और एस की जगह पर आएगा एच, और एच कितना है 20, एच कितना है 20। इसके बाद वी स्क्वायर, वी है 0 और यू आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर। तो ये -2 और जी की वैल्यू रख दो 10 इंटू 20 इक्वल्स टू माइनस यू का स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस गया, ये 20 दूना 40 और ये 400 हो गया। यू स्क्वायर इक्वल्स टू 400, तो यू कितना हो जाएगा √400, √400 कितना आ जाएगा 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यहाँ पर लगानी पड़ी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होनी चाहिए, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ द रेशियो बिटवीन थ्रस्ट एंड इम्पल्स इज सेम एज दैट ऑफ। क्या बोला है, रेशियो बिटवीन थ्रस्ट एंड इम्पल्स, थ्रस्ट एंड इम्पल्स। इम्पल्स बहुत बार आ चुका है क्वेश्चंस में, तो मैंने बोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है इम्पल्स। और थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट होता है परपेंडिकुलर फोर्स। थ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स। तो इसका मतलब ये है क्या, फोर्स ही है, फोर्स ही है ये। थ्रस्ट का फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला तो नहीं होता, थ्रस्ट मतलब फोर्स ही होता है, पर बस फोर्स का कैसी फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स जो लगेगी उसको बोल देंगे थ्रस्ट। अपॉन इम्पल्स, इम्पल्स का हमने फॉर्मूला देखा है और ये अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। इम्पल्स फोर्स इंटू, चिच्छी फोर्स को क्या लिख दिया, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम, तो ऊपर तो है पूरा फोर्स, तो इसको एफ ही लिख लेते हैं, इसको हम एफ ही लिख लेते हैं, इंटू सॉरी अपॉन, थ्रस्ट ऊपर लिखा, नीचे इम्पल्स है तो फोर्स इंटू का टाइम, तो फोर्स फोर्स कैंसिल, क्या आ गया 1 अपॉन में टाइम, 1 अपॉन में टाइम आ चुका है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो। अब चलो इधर देखते हैं, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ, एक्सेलरेशन, तो कौन सा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो रहा है 1 अपॉन टाइम, खत्म। इसके बाद स्पीड, वेवलेंथ, तो ये तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 7th क्वेश्चन। A force acting on a particle of mass m moving along the x-axis is given by Fx equals to ax square है वो, ठीक है, ax square minus bx. Which one of the following is the potential energy of the particle? Which one of the following is, 2 बार लिख दिया मैंने, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा जो कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में है, वो है फोर्स इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी टी। फोर्स इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी टी। ये डी बाई डी टी क्या है, ये है डिफरेंशिएशन। तो आपने डिफरेंशिएशन मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर फोर्स निकालनी है, सॉरी फोर्स नहीं, हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल एनर्जी। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, डी यू इक्वल्स टू एफ डी टी, साथ में माइनस भी रहेगा, साथ में माइनस भी रहेगा, डी यू निकालना है। तो अब हमें छोटा सा सॉरी छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये इंटीग्रेट करके u आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, सॉरी एफ डी टी करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन एफ डी टी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद फोर्स की वैल्यू कितनी बोली है इन्होंने, ये माइनस भी है साथ में, ठीक है, माइनस भी लगाते रहना साथ में। u इक्वल्स टू, ये आ जाएगा क्या था, ए एक्स स्क्वायर
जहाँ फोर्स की जगह पर हम वो रख रहे हैं जो यहाँ पर दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स होल इंटीग्रेशन डी टी। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई हमसे, और वो है ये डी यू बाई डी एक्स होता है, ये डी यू बाई डी एक्स। सो सॉरी, फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स, ये एफ इंटू डी एक्स, ये पूरा डी एक्स चल रहा है, ठीक है। तो ये डी एक्स, अब इसको आगे इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर स्प्लिट हो जाएगा डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स। बाकी आपको यहाँ से इंटीग्रेशन आता ही होगा, ए बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3, ठीक है। फिर बीच में माइनस आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा, ए एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 2 और 3 अपॉन वाली वैल्यू, अच्छा ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े अजीब से हैं। यहाँ पर ये है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 6 और अंदर है 2ax माइनस बी। अच्छा, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। ये बी वाला ऐसा एक्सप्रेशन है, तो ये लगभग ऐसा ही बन जाएगा। देखो कैसे, ये ऐसे कैसे बनेगा, हमने ले लिया एलसीएम 6 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2ax की पावर 3 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 6 है, 2 3 जार 3x स्क्वायर, ठीक है। सही कर रहे, 3 2 जार 6 और 2 3 जार 6, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर यहाँ से क्यूब सॉरी स्क्वायर बाहर आ रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, ओके एक चीज हम और भूल गए, इंटू बी भी तो है यहाँ पे, इंटू बी, ये इंटू बी आएगा, यहाँ पर भी बी आएगा, और फिर यहाँ पर भी हमें बी लिखना पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर बाहर आया, तो ये 2ax है ना, एक्स स्क्वायर हमने बाहर निकाला यहाँ से, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर निकला 3b अपॉन में होल का 6, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, और ये पूरा किस में चल रहा है, माइनस में, पूरा माइनस में चल रहा है ना, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, होल का माइनस, यहां पर भी होल माइनस, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 2ax माइनस बी। कुछ मिस्टेक हो गया फिर तो, या तो ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर 3b आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3b, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 3b लिखा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये कौन सा फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए, f इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा है 8th क्वेश्चन। सपोज देयर आर 2 planets 1 and 2 having the same density but their radii are r1 and r2 respectively, where r1 is greater than r2, the acceleration due to gravity on the surface of these planet are related as, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा ये ग्रेविटेशन का चैप्टर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू पूछी है दोनों प्लैनेट्स पर, तो जरा एक बार दोनों प्लैनेट्स को देख लेते हैं। एक की रेडियस है r1 और एक की रेडियस है r2, ठीक है। 1 and 2 planets r1 and r2 respectively, where r1 and r2 the acceleration due to gravity। हमें g की वैल्यू निकालनी है, तो g का फॉर्मूला क्या होता है, g m अपॉन r का स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास g का फॉर्मूला होता है। अगर हमने g1 निकाला, प्लैनेट 1 के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं g1,
तो क्या आ जाएगा जी एम अपॉन में R1 का स्क्वायर। अब दोनों का मास सेम है क्या? दोनों का मास सेम है क्या? नहीं। सपोज देयर आर टू प्लैनेट्स 1 and 2 हैविंग सेम डेंसिटी, डेंसिटी सेम है, मास सेम नहीं है। तो मास सेम नहीं है तो इसको हम बोल देंगे m1, ठीक है। G2 कितना आ जाएगा? Gm2 अपॉन में R2 का स्क्वायर। अब ये m1 और m2 कैसे निकालेंगे? तो दोनों की डेंसिटी क्या है? सेम है, दोनों की डेंसिटी सेम है। तो यहां से डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां से m1 क्या आ जाएगा? यहाँ से m1 क्या आ जाएगा? इसके लिए थोड़ा एक और पेज लगेगा। तो यहाँ से m1 और m2 हम निकाल रहे हैं। m1 क्या आ जाएगा? देखो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी मान लेते, दोनों की रो है, दोनों की रो मान ली थी। और इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर है ना ये, तो 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R1 क्यूब। ये हमारा क्या गया? मास। इस वाले का मास हमें पता चल गया, रो 4/3, ठीक है। इसका डेंसिटी, सॉरी, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई R क्यूब। इसके बाद हमारे पास है m2 रो इंटू वॉल्यूम। तो रो यानी डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R2 का क्यूब, है ना। तो हमें m1 पता चल गया, m2 पता चल गया। अब ये m1 m2 की वैल्यू बस यहाँ पे पुट करनी है, फिर उसके बाद हम ये रिलेशन निकाल लेंगे कि g1 g2 क्या है। तो इसको करने के लिए एक नेक्स्ट पेज हमें लगेगा। तो g1 की वैल्यू हम रखने वाले हैं। तो m1 की वैल्यू क्या आ रही थी? रो 4/3 पाई R1 क्यूब, और नीचे क्या था? R1 का स्क्वायर, है ना। एक बार देख लेते हैं, G1 R1 का स्क्वायर, ठीक है। G1 हमें पता चल गया। इसके बाद हमें G2 पता करना है। तो G2 की वैल्यू क्या थी? G फिर रो 4/3 पाई R2 का क्यूब, और नीचे क्या हो रहा था? R2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये क्यूब मर जाएगा, यहाँ पर एक ही बचेगा। तो G1 इक्वल्स टू कितना आ गया? G रो 4/3 पाई R1, है ना। बस इतना बचा यहाँ से। और इधर कितना बचेगा? G2 इक्वल्स टू G रो 4/3 पाई R2, ठीक है। अब अगर हमें दोनों के बीच में रिलेशन पता करना है तो कैसे करेंगे? G1 और G2 के बीच में रिलेशन चाहिए हमें, तो कैसे करेंगे? दोनों को डिवाइड कर लेते हैं भाई, है ना। तो G1 डिवाइडेड बाई अगर हमने G2 किया तो क्या हो जाएगा? G रो 4/3 पाई R1 अपॉन G रो 4/3 पाई R2। G से G मरा, रो से रो मरा, 4/3 मरा, पाई मर गया। तो G1 अपॉन G2 क्या आ गया? G1 अपॉन में G2 इक्वल्स टू R1 अपॉन में R2, R1 अपॉन में R2। इसका मतलब पहले प्लेनेट का G और दूसरे प्लेनेट का G दोनों इक्वल हैं, खत्म, दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल हैं, इसका मतलब G1 एंड G2 क्या हो जाएंगे? इक्वल। G1 एंड G2 इक्वल, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। अच्छा नहीं, एक मिनट, हमने बस रिलेशन निकाला ना अभी। G1 इक्वल्स टू G2 R1 अपॉन R2। अच्छा, ये है ना, G1 अपॉन G2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। तो ये तो हमारे पास रिलेशन आ गया। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? हाँ, यहाँ से हमें ये निकालना था कि डेंसिटी नहीं, सॉरी, किसका G ज्यादा हो सकता है। यहाँ से अगर हमने G1 निकाला तो G1 क्या आ जाएगा? R1 अपॉन में R2 इंटू G2, और R2 बड़ा है ना। तो फिर G1 की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। अगर R2 की वैल्यू बढ़ेगी तो G1 की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ऐसे ही अगर हम G2 निकालें तो G2 हम निकालना चाहते हैं तो वो कितना आ जाएगा? G1 अपॉन R1 इंटू R2, ये करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर R1 की वैल्यू बढ़ेगी तो G2 की वैल्यू कम हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, G1 की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर R1 की वैल्यू बढ़ेगी तो G1 की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा,
ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर कोई रिलेशन मिल नहीं रहा है, क्योंकि R1/R2, अगर G1/G2 1 आ जाता तो R1 = R2 हो जाता, है ना, सॉरी G1 = G2 हो जाता। अगर G1/G2 हमारे पास क्या आ जाता, 1 आ जाता, तो हम बोल सकते थे G1 = G2, पर हमारे पास आया क्या है, R1/R2। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जिसका जितना ज्यादा G होता है, सॉरी, जिसका जितना ज्यादा R होगा उसका उतना ज्यादा G, तो उसके अंदर उतना ज्यादा मास आएगा, है ना। जैसे जैसे R बढ़ेगी वैसे वैसे मास भी बढ़ता रहेगा, तो G पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये दोनों के दोनों, इनके दोनों के बारे में कुछ हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना, शायद कंफ्यूजन में आ गए आप। G1/G2 = R1/R2, ये आया हमारे पास रिलेशन। इस रिलेशन से हम क्या बोल पा रहे हैं, G1 की वैल्यू बढ़ेगी अगर R2 की वैल्यू अगर कम होगी तो G1 की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर R1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो G2 की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर रिलेशन हम बना नहीं पा रहे हैं G1 और G2 के बीच में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, कांट से एनीथिंग। ठीक है, और मास कैसे निकले, रो इनटू वॉल्यूम से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When a ball bounces off the ground, which of the following changes suddenly? क्या बोला है, when a ball bounce off the ground, एक बॉल बाउंस कर गई, यहां से बाउंस करने के बाद ये फिर से इस पोजीशन में आएगी, है ना, बाउंस करके यहां से ये इस पोजीशन में जाएगी बाउंस करने के बाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस सडनली, अज्यूम नो लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पर हमें लॉस ऑफ एनर्जी कंसिडर नहीं करना है। टकराने पर हीट लॉस हो सकती थी, टकराने पर साउंड एनर्जी में चेंज हो सकता था, है ना। तो यहाँ पर बताना है कि ये किस में चेंज होगा, इसकी सडनली क्या चेंज होगी। तो जब ये पिचकेगा टकराने पर तो इसके अंदर आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी सडनली चेंज हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। सडनली चेंज किस में आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। सडनली क्या चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो चेंज किस में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो चेंज किस में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, देन द डिस्टेंस इट कवर्स इन दैट टाइम। अच्छा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मूव्स विद नॉन जीरो एक्सेलरेशन, तो कोई एक्सेलरेशन मान लेते हैं, ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला है, ठीक है। फॉर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, कुछ टाइम के लिए बोल देते हैं, तो ये टाइम 1 और यहाँ तक दोबारा एक्सेलरेशन ए ही लगा हुआ है, तो ये टाइम 2। क्या इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो हाँ, इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। मान लेते हैं पहले वेलोसिटी v1 थी, तो फिर वेलोसिटी v2 थी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो v1 वेलोसिटी से v2 हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। और इसने डिस्टेंस कवर कितना कर दिया, डिस्टेंस कवर मान लेते हैं इसने s कर दिया। इसके बाद ऑप्शन देखते हैं, डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, तो टाइम किस पर डिपेंड करेगा, देन द डिस्टेंस इट कवर्स इन दैट टाइम। तो यहां से अगर हम टाइम का फॉर्मूला निकालना चाहें, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ऐसा बोल सकते हैं ना। इनिशियल वेलोसिटी u बोल देते हैं, फाइनल वेलोसिटी v बोल देते हैं। तो u और v मैंने क्यों किया होगा, आपको भी लग गया होगा, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगने वाली है। और टाइम हम 0 से t कर देते हैं, टाइम 0 से t कर लेते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आएगी, तो v = u + at कर सकते हैं। अब मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि इन्होंने पहले बोल दिया कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पर वैलिड होती है। तो u से v हो गया, हमें टाइम बताना है कि इस पर डिपेंड करेगा। तो टाइम यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो v - u अपॉन में a,
ये आ जाएगा t इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में a, है ना, u इधर भेजा, a इसके नीचे आ जाएगा, t इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन a। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी increases linearly with time, increases linearly with time, depends on its initial displacement। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो ये है। दूसरी इक्वेशन क्या होती है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यहां से भी अगर हम टाइम निकालना चाहें तो वो कैसे आ जाएगा? यहां से t हमने कॉमन लिया और ये s अपॉन में u प्लस ए टी को हमने u प्लस हाफ a को हमने इधर भेज दिया और यहां से हमारे पास टाइम का क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। समझ में आया? हमने टाइम को कॉमन लिया तो यहाँ पर t था तो यहाँ पर भी t बचेगा, तो t बाई टू a, ऐसे हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर s लगा, तो ये s पर भी डिपेंड कर रहा है ना, ये टाइम का फॉर्मूला यहाँ से निकाला, तो ये s पर भी डिपेंड कर रहा है, v पर भी डिपेंड कर रहा है, u पर भी और a पर भी, ये सब पर डिपेंड कर रहा है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो टाइम इनिशियल वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है, हाँ ठीक है। इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, तो ये टाइम इंक्रीज होता रहेगा, है ना। डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ नॉन जीरो कांस्टेंट acceleration for a certain interval of time, then the displacement it covers in that time। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है, सॉरी इस टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा और किस किस पर डिपेंड करेगा ये बोल रहे हैं। अच्छा, बोला है ना, देन द डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस, द डिस्टेंस इट कवर्स इन दैट टाइम, तो इस टाइम में डिस्टेंस क्या कवर करेगा? तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा क्या? यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ इस पर करता है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है ये क्या? डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है नहीं, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आ रही है u, तो ये भी गलत। इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, तो टाइम के साथ लीनियरली बढ़ेगा क्या? तो टाइम के साथ ये लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करेगा। तो यहां से मतलब ये s हमारे पास यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। तो यहां से s इक्वल्स टू, अगर हम t कॉमन लें तो ये u प्लस हाफ ए टी आ जाएगा। तो s और t प्रोपोर्शनल है, तो ये टाइम के साथ s इज प्रोपोर्शनल टू t दिख रहा है यहाँ पे इस फॉर्मूले से। तो ये हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ तो है नहीं इस इक्वेशन में, है ना, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ चीज है नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 12th क्वेश्चन। अ सॉलिड डिस्क एंड अ सॉलिड स्फीयर हैव द सेम मास and same radius, which one has the higher moment of inertia about its center of mass। अब यहाँ पर हमें moment of inertia पूछा है और किसका ज्यादा होगा moment of inertia, किसके अराउंड? सेंटर के अराउंड पूछा होगा। solid sphere have the same mass and same radius, which one have the higher moment of inertia about the its center। हाँ ठीक है, about its center। तो हमारे पास एक solid sphere है, इसका moment of inertia, और हमारे पास एक डिस्क है। तो हमारे पास स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, स्फीयर के लिए क्या होता है वो हमारे पास होता है 2/5 m r स्क्वायर, 2/5 m r स्क्वायर, ये स्फीयर के लिए होता है। इसके बाद हमारे पास होता है डिस्क के लिए। तो डिस्क का क्या होता है हमारे पास? डिस्क का हमारे पास होता है
एम आर स्क्वायर अपॉन में 2, एम आर स्क्वायर अपॉन में 2। तो कौन सा वाला बड़ा है? तो हमारे पास डिस्क वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा है डिस्क का। तो ये किसके लिए हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा डिस्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलुरु गोज 50 किलोमीटर इन अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, एक कार है और ये बेंगलुरु, अ कार स्टार्ट फ्रॉम बेंगलुरु गोज 50 किलोमीटर इन अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स साउथ। तो ये बेंगलोर में है। तो इंडिया का मैप ये ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं बेंगलोर आंध्र प्रदेश है ना, उधर बेंगलोर है। तो ये इधर से साउथ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, यही बोला जगह है। नीचे की तरफ साउथ है, कितना? 50 किलोमीटर इन स्ट्रेट लाइन। तो 50 किलोमीटर इसने यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, 50 किलोमीटर चला गया, लाइन टूवर्ड साउथ, इमीडिएटली टर्न्स अराउंड एंड रिटर्न टू बेंगलोर है। तो इसने क्या किया, ये यहाँ से वापस बेंगलोर चला गया। द टाइम टेकन फॉर दिस राउंड ट्रिप इज 2 आवर्स। यहाँ पर टाइम कितना बोल दिया? 2 आवर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर दिस राउंड ट्रिप, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, टोटल टाइम 2 आवर्स, कितना आ गया? 0। खत्म, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। इज 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। वो दोबारा घूम के अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2000 ग्राम possess 100 जूल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूविंग विद स्पीड ऑफ अच्छा, हमें क्या क्या दिया गया है? मास कितना है हमारे पास? 2000 ग्राम, और काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी गिवन है? 100 जूल। और हमें बोला है कि क्या निकालो? वेलोसिटी निकालो। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। बहुत ही हलवा क्वेश्चन, 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? 100 जूल इक्वल्स टू 1/2, मास है 2000 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो यह आ जाएगा 2 kg इंटू वी का स्क्वायर, 2 से 2 मर गया, v² इक्वल्स टू 100। तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग 2-3 बार तो आ ही गया है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो क्या होता है? G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। अगर दो मासेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर G ही हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर हमें G की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? F इंटू r स्क्वायर, है ना, अपॉन इसके नीचे चले जाएंगे सब m1 और m2। तो यहाँ से Fg यानी फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, वो होता है mlt माइनस 2। ये फोर्स का डायमेंशन होता है। हमने फोर्स का डायमेंशन निकाला भी था पिछली क्लास में, एक क्वेश्चन था ऐसा ही। r का स्क्वायर मतलब ये लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब दोनों के दोनों क्या है? मासेस हैं। m इंटू m का ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? एक m से एक m मर जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, और ये l और ये l का स्क्वायर और ये l की पावर 1 है, तो स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? l का क्यूब और t-2। तो m-1 l क्यूब t-2, m-1 l क्यूब t-2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड। तो यहाँ पर टाइम किस में आएगा, सेकंड में, तो 1/सेकंड, तो सेकंड इनवर्स। तो ये हमारा यूनिट हो सकता है ना। यहाँ पर क्या बोला है, एसआई यूनिट तो नहीं बोला है, बस यूनिट बोला है। तो सेकंड इनवर्स हो सकता है यूनिट। फिर लिखा है कौन सा वाला, मिनट इनवर्स। अब देखो जरा, टाइम को हम मिनट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 1/मिनट, तो ये कितना आ जाएगा, मिनट का इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये भी फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो सकती है। एसआई यूनिट नहीं हो सकती, पर यूनिट तो हो सकती है। एसआई यूनिट क्या होती है, अब जो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है वो होती क्या है, वो है हर्ट्ज। साइंटिस्ट के नाम पे रखा है, ठीक है, हर्ट्ज। तो कौन सी नहीं हो सकती, डेसिबल। कौन सी नहीं हो सकती, डेसिबल। डीबी मतलब होता है डेसिबल, और ये डेसिबल किसके लिए यूज होता है, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, डेसिबल। डेसिबल यूज होता है लेवल ऑफ साउंड, लेवल ऑफ साउंड। लेवल ऑफ साउंड की यूनिट होती है डेसिबल। तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, डेसिबल। कौन सी नहीं हो सकती, यही पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 17th क्वेश्चन है, द एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप इज कॉल्ड। तो यहाँ पर शेप और पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी आती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इन तीन एनर्जी को भी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। थर्मल एनर्जी किसकी वजह से आती है, ये आती है हीट की वजह से, हीट की वजह से, ठीक है। या तो टेम्परेचर दे दो, या तो मैकेनिकल वर्क को हीट में चेंज कर लो। तो ये किस में आ जाएगा, थर्मल एनर्जी में। इसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आती है मूवमेंट की वजह से, या फिर हाँ मूवमेंट बोल सकते हैं। ये किसकी वजह से आएगी, मूवमेंट की वजह से। इसके बाद बोला है, यहाँ पर मूवमेंट तो नहीं हो रही है ना, बस पोजीशन या शेप, पोजीशन या शेप की वजह से। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी वजह से आती है, ये भी मूवमेंट की वजह से आती है, पर किसकी मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर हाइट पे रखा है कोई भी ऑब्जेक्ट, अब हाइट की वजह, जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसमें हमने एक बॉल रख दी और ये h हाइट है, h हाइट पे हमने ये बॉल रख दी, तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, तो आपने पढ़ा होगा और हमने बैच में भी पढ़ाया है, mgh, mgh, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अ वुडन बॉक्स ऑफ मास 2 kg एंड डायमेंशन 30, 15 और 10 is placed on a table with sides 30 centimeter and 10 centimeter touching the tabletop. Which one of the following is the approximate pressure exerted on the table? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। तो ये हमारा टेबल है, टेबल बना लेते हैं, खूबसूरत सा टेबल हमारा, ठीक है। इसके 2 ही पाँव हैं, नहीं 2 नहीं है, एक इधर बना देते हैं, एक इधर बना देते हैं, ये दिख नहीं रहा है पीछे का, ठीक है। और यहाँ पर, अरे छोड़ो टेबल क्यों बनाना है, बॉक्स बना लेंगे, बस बॉक्स बना देते हैं बस। तो ये हमारा बॉक्स है, इसकी डायमेंशन गिवन है, पर इसको रखा किस तरफ है, इसको रखेंगे तो हम बस 2 डायमेंशन ही यूज करेंगे ना रखने के लिए, तो है ना। वैसे 3D में है, 3 डायमेंशन है, पर रखने के लिए 2 डायमेंशन यूज होगा, मतलब बस ये वाला और ये वाला यूज होगा, ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन नीचे रखने के लिए z एक्सिस और x एक्सिस यूज होगी। तो ये कितनी है, x एक्सिस हमारा बोला, ये मान लेते हैं 30 है, 30 सेंटीमीटर, और ये इस तरफ है 10 सेंटीमीटर। तो प्रेशर लगने वाला है बस इस वाले की वजह से, प्रेशर लगने वाला है बस इस वाले की वजह से, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर ही बोला है ना, हाँ। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया,
फोर्स अपॉन में एरिया। तो ये अगर एक टेबल है, टेबल भी बना देते हैं, चलो ये हमारा टेबल है। तो ये बॉक्स कौन सी फोर्स लगाने वाला है? नीचे की तरफ कुछ लगता है इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स mg होता है वो, है ना, mg। m गिवन है 2 kg और g कितना होता है 10, तो 2 10 यानी कि 20, 2 10 20 न्यूटन। तो इसने फोर्स कितना एक्सर्ट किया? 20 न्यूटन। फोर्स तो इतना है इसका, ठीक है, सॉरी, फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। इसके बाद नीचे क्या लिखना है? एरिया। नीचे एरिया लिखना है। तो एरिया हमें बस कितने का निकालना पड़ेगा? इतने का, इतने का हमें एरिया निकालना पड़ेगा। नीचे ये एरिया कितना होगा? तो ये तो हलवा हो जाएगा फिर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का एरिया 30 इंटू 10, पर ये किसमें है? सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0.3, है ना। 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो 0.3 मीटर इंटू 0.1 मीटर, तो 20 न्यूटन अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.0 सॉरी, यह आ जाएगा 0.31 मीटर। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यह आ जाएगा ऊपर 2000 और नीचे आ जाएगा 31। तो ये अगर हम काटेंगे इसको, तो अगर इसको हमने अप्रोक्सीमेट 30 मान लिया तो 1 0 6 0 कैंसिल, अप्रोक्सीमेट बोला है ना क्योंकि, तो ये आ जाएगा 3 6 18, 2 बचा, 200 का करना है ना, 3 6 18, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 18, फिर से 2 बचा, पॉइंट लगाया, 3 6 तो 666 पॉइंट। अच्छा, गलत हमने शायद मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने गलत कर दिया, जरा मल्टीप्लाई ठीक करते हैं। मल्टीप्लाई करना है 0.3 को और 0.1 को, तो 1 3 3 1 0 0 0 0, तो ये 1 3 3 0, ठीक है। हाँ, हमने बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया था। तो ये कितना आ जाएगा? 0.03, ठीक है, 0.03, तो 0.03 लिख देते हैं नीचे, 0.03, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से ही करने वाले थे, है ना। 100 से मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर हो गया 2000 और नीचे हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 3, तो 3 छके 18, 2 बचा, 20 हो गया, 3 छके 18, फिर से 2 बचा, 3 छके 18, फिर से पॉइंट लगाएगा, सॉरी पॉइंट लगाएंगे तो 20, 3 छके 18, तो ये कितना आ जाएगा? 666.66 पास्कल, ठीक है। पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर, पास्कल भी बोल सकते हैं और न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, है ना। ये न्यूटन में है, नीचे की किसमें आता है? एरिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर में, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 666.6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किलोवाट आर। किलोवाट आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट इज किलोमीटर आर विच इज इक्वल्स टू। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाएगा कि कमर्शियल यूनिट एनर्जी की क्या है, या फिर ये पूछ लेगा कि किलोवाट आर किसकी यूनिट है। तो ये किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर सिर्फ एनर्जी की। कहीं बच्चे वॉट समझ के इसको पावर की यूनिट बोलने लगते हैं, ठीक है। तो किलोवाट आर किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। और ये किसके इक्वल है? 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6
जूल। और ये किलोवाट आवर है क्या, इसको हम बोलते हैं यूनिट। यूनिट, अब ये यूनिट किसके लिए यूज होता है, हमारे घर में आने वाली बिजली के लिए। हम बोलते हैं ना 1 यूनिट बिजली, 5 यूनिट बिजली। अरविंद केजरीवाल आए थे 1000 यूनिट बिजली फ्री, ऐसा कुछ था, पता नहीं कुछ था, ठीक है। तो ये यूनिट किसके लिए यूज होता है, किलोवाट आवर के लिए ही यूज होगा, ठीक है। ये किसके लिए यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, फॉर आवर हाउस इलेक्ट्रिसिटी। हाउस इलेक्ट्रिसिटी में हम ये वर्ड यूज करते हैं, यूनिट वाला। और यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये 10 पावर में चला जाएगा, ये 6 10⁶। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो शायद आज सॉरी, तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी जो आज मैंने कराया, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, पढ़ते रहें तब तक। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।